अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, एक मरतबा फिर भारतीय आर्मी चीफ ने इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया है जिस पर तर्जमान पाक फ़ौज ने इंतहाई सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि एटमी मुल्क को जगराफी से मिटाने की धमकी की जहनी दिवालियापन की अकास है। आखिर वो बहारा जिसको एक साल कबल पाकिस्तान ने बदतरीन शिकस्त से दो चार किया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया उसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। तो एक मरतबा फिर अचानक भारतीय आर्मी चीफ का क्या ज़हनी तवाज़न हिल गया है कि एक मरतबा फिर वो पाकिस्तान जिसने उनके राफेल तैयारों समेत बरहमोस मिसाइलों के डिपो समेत उनके S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया था, एक मरतबा फिर क्यों भारतीय आर्मी चीफ ऐसी इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रहे हैं, इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन के 28वीं यानी तरमीम के हवाले से बड़ी सियासी हलचल जारी है। कुछ ऐसी तरमीम जिनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हुकूमत डिटरमेंट है कि जल्द अज जल्द 28वीं आइनवी तरमीम लाई जाएगी जैसे ही 223 का नंबर पूरा होता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अचानक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए दिखाई दे रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये कुर्बतें अचानक क्यों बढ़ रही हैं? क्या नून लीग 28वीं यानी तरमीम पर अपनी अहम तरीन सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कायल कर पाएगी? और उसके साथ नए सूबों के क़याम के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बनने की बात हो रही है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स किस बुनियाद पर कायम होंगे और कितना इन नए यूनिट्स के क़याम से बेहतरी का सफ़र शुरू हो सकेगा, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ बताएंगे 1 जून को वफाकी हुकूमत बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। आइंदा माली साल के बजट में क्या हकीकी मानों में कोई अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या महंगाई की एक नई वेव का हमें सामना करना पड़ेगा, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन, खलीज में कशीदगी के बायस पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत बुरी तरह से मुतासिर होने का खदशा है, जिसके नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक तरसीलात ज़र 2 से 4 अरब डॉलर कम हो सकते हैं। इस क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे मौके हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ इस तरसीलात ज़र का शॉर्टफॉल पूरा कर सकता है बल्कि 15 से 20 अरब डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने में भी कामयाब हो सकता है। हुकूमत को किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना होगा, इस हवाले से कहाँ कहाँ पाकिस्तान के लिए मौके हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम सैकड़ों पाकिस्तानी अपनी दौलत यूएई के बाद किन ममालिक को मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ कराची में एफआई ने जो एक ज्वेलर की शॉप पर रेड किया, जो एफआई ने वहाँ पर हैरेसमेंट की, जो जिस तरीके से उस ज्वेलर शॉप के मालकान को ह्यूमिलेट किया गया, उस पर नोटिस हुआ, उसकी भी अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इस मामले का भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए पहले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे वफाकी मुमलिकत हुज़ैफा रहमान साहब। हुज़ैफा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा साहब, थोड़ी सियासी सूरत हाल पर आपसे पहले गुफ्तगू ज़रूर करना चाहूँगा। अगरचे कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि फ़िल वक्त कोई 28वीं यानी तरमीम के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है, हम पहले अगर कोई सिलसिला आया तो फिर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और फिर मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन हर तरफ से इतलात कुछ ऐसी हैं कि हुकूमत और रेलिवेंट स्टेक होल्डर बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर इस मरतबा कोई फ्लेक्सिबल नहीं है नून लीग के साथ। और यही वजह कि हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कुछ कुर्बतें भी बढ़ रही हैं। आपकी क्या मालूमात हैं, क्या असेसमेंट है कि जो 28वीं यानी तरमीम के ऊपर जब भी एटलीस्ट काम शुरू हो, पीपल्स पार्टी किस हद तक नून लीग का साथ देने की पोजीशन में है? देखें, बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल साहब। गुजारिश ये है कि ज़ाहिर एक अरसा हुआ आपको इस दश्त की खाक छानते हुए। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिस पे हम डिबेट करें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक हो जाते हैं फिर तो हमारे पास नंबर ही नहीं रहता 223 का। पीपल्स पार्टी के बगैर आईनी तरमीम लाई नहीं जा सकती और इसका कोई तरीक़ेकार नहीं है, ना आइन में, ना कानून में, ना इसके अलावा कोई तरीका। और 64 का नंबर हमें चाहिए सेनेट में, वो भी पीपल्स पार्टी के बगैर पूरा नहीं होगा। तो अगर कोई भी हमारा हुकूमत का मेरा कॉलीग दोस्त वजीर ये बात करता है कि नहीं तरमीम जरूर आएगी, ऑफ द रिकॉर्ड ही बात हो गो और पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड ना, ये मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर ही तरमीम लाई जाएगी। और बाकी ये कहना कि एक अरसे से काम हो रहा है, जी बिल्कुल काम हर वक्त हो रहा होता है। एक वजारत ही आपने इस काम के लिए डेजिग्नेट की है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट, सॉरी लॉ एंड जस्टिस जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स तो पंजाब में होती है, वहां ये 2 वजारतें इकट्ठी होती हैं, यहाँ पर लॉ एंड जस्टिस होती है। ठीक, तो उसका काम ही यही होता है कि आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, पाकिस्तान पिनल कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जहां जहां बेहतरी की गुंजाइश हो उस पर वो काम अपना जारी रखे और हुकूमत को अपनी इनपुट देती रहे।
ठीक। हम अपने आईनी मंशूर में भी जो कमिटमेंट्स कर कर आते हैं उनके हवाले से भी ज़ाहिर है हमने काम किया हुआ होता है, सैर हासिल वर्किंग होती है। ये कहना कि कोई खुफिया काम जारी है और अचानक से तरमीम ले आएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक। काम जो हुकूमत के मुतलका लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अचानक तब लाई जाती है जब अचानक से 223 का नंबर पूरा हो जाता है। अच्छा। बाकी काम पहले से किया हुआ होता है और काम उसके ऊपर होता रहता है हमेशा। तो अब भी हमें यही तवक्को है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ होगी और पीपल्स पार्टी अगर होगी तो तरमीम आ जाएगी, मंजूर होगी। और अगर पीपल्स पार्टी नहीं हमारे साथ होती तो फिर ऐसे है कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी गैर ख्वाहिश में दम बिल्कुल निकले, ठीक, बिल्कुल तो ठीक। फिर 28वीं तरमीम तो नहीं आ पाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ज़फ़र रहमान साहब, अगर जिस तरह काफ़ियाँ जारी होंगी डेफिनेटली, तो हम कुछ आप कह सकते हैं कि बजट से पहले 223 का नंबर पूरा हो सकता है, या ये नंबर पूरे करने में कुछ वक्त लग सकता है और बजट के बाद शायद ये मामला चला जाए? देखिए, इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। हुकूमत की ख्वाहिश तो ये है कि सुबह नंबर पूरा हो और जो हमारी मुतलका वज़ारत ने काम किया हुआ है, ये जो हमारी जमात में एक राय मौजूद है, जिसमें हम अपनी इत्तेहादियों को कन्विंस कर सकें, उस हवाले से तरमीम लाई जाए। लेकिन ये कहना कि जो बजट से पहले हम कामयाब हो जाएँगे, हमारी कोशिश और ख्वाहिश तो यही है और मुझे लगता भी है कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी देगा। लेकिन ज़ाहिर है इसके अंदर काफ़ी सारे नुक्ते ऐसे होते हैं, जिस पे उस जमात के अंदर भी बहुत सारी मुख्तलिफ आराएँ मौजूद होती हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को कन्विंस करना, अगर उनकी लीडरशिप को सिर्फ कन्विंस करना हो तो वो आसान काम है। जी। लेकिन ज़ाहिर है उन्हें भी सीईसी में लेके जाना है, बाकी चीज़ें करनी है। लेकिन मेरे ख्याल से होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक। हुज़ैफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात पर काफ़ी फोकस किया है कि वोटर्स की उम्र बढ़नी चाहिए और वो 25 साल होनी चाहिए, और इससे पहले भी बात हुई कि ये मुजवज़ा आईनी तरमीम का यह हिस्सा होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि हुकूमत खौफज़दा है उस 18 साल के नौजवान से जिसको बहुत शऊर है, और हुकूमत समझती है कि इनके होते हुए दोबारा किसी सूरत उनको इक़्तिदार के वापसी का रास्ता नहीं मिल सकता। इस खौफ से ये तरमीम की जा रही है। आपके मुताबिक क्या ये खौफ है वोटर्स की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 25 साल करना, या कुछ और वजह है? ऐसा नहीं है। देखिए, राणा साहब ने अपनी एक राय दी, लेकिन मेरी इसमें राय थोड़ी-सी राणा साहब से मुख्तलिफ इसलिए है कि आईनी तरमीम ज़ाहिर है उस पे हुकूमत काम करती है और जब काम मुकम्मल हो जाता है, तो मुतलका वज़ारत जो है, जो कानून-ए-इंसाफ़ है, वो उसको कैबिनेट में भेजती है, कैबिनेट अप्रूव करती है, देन फिर जो मुतलका आपकी कायमा कमेटी बराए कानून-ए-इंसाफ़ है, वो उसको देखने के बाद फिर ज़ाहिर है असेंबली में टेबल होता है। उससे पहले मैं तो कायल ही नहीं हूँ कि हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की बात हो, क्योंकि फिर हुकूमत की तरफ से जो बात आती है, वो हतमी तसव्वुर की जाती है। वो लगता है कि हुकूमत की ख्वाहिश है और हमने वो ख्वाहिश इम्पोज़ करेंगे बाकी इत्तेहादियों पर। चूँकि ज़ाहिर है हमने डिबेट करनी होती है, मैं समझता हूँ कि आपका जो फ़ोरम है वो ओपन रहना चाहिए डिबेट के लिए। बिल्कुल ठीक। गुज़ारिश ये है कि एक तो इस पे, बल्कि सुहेल इकबाल साहब, मैं गुज़ारिश करूँगा आप बेशक इस पे एक स्टोरी कर लें। जो बड़े इदारे हैं, फाफन है या जो इलेक्शन के बाद इलेक्शन का ऑडिट करते हैं, तहरीक इंसाफ को जो 1 करोड़ 70 या 78 लाख वोट ये क्लेम करते हैं, यानी इनके बकौल जो फॉर्म 45 के मुताबिक इन्हें पड़ा है, तो उसमें देख लें कितने 18 साल या 18 से 25 के दरमियान कितने वोटर्स हैं और 25 से ऊपर कितने हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक राय मौजूद है। इस राय के पीछे बेशुमार चीज़ें हैं कि अगर एमएनए और एमपीए लड़ने की उम्र जो है वो 25 साल है, तो उनके जो वोटर की जो उम्र है वो भी 25 साल होनी चाहिए, ताकि वो उसे जाकर बता सकें और उसको ये पता हो कि उसने 18 साल का हुआ था, तो 7 साल उसने मैच्योरिटी के गुज़ारे हों, यूनिवर्सिटी लाइफ वो गुज़ार चुका हो और ज़िंदगी की नरमी-गरमी का उसे पता हो। ठीक। तब जाकर वो ये समझ सके कि जो एमएनए एमपीए कैंडिडेट मेरे पास आया है, ये क्यों आया है मेरे पास। लेकिन उसको ये कहना कि नहीं, पीटीआई के वोटर को शायद कोई एलिमिनेट करना है, तो अंदाज़ा करने में 7-8 लाख वोटर होगा, जो इन्हें जो ये बता दें, अगर फावर इसका ऑडिट करवा ले इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जी। 18 साल से लेकर 25 साल के दरमियान, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल एक मुज़हक़ा ख़ेज़ बात है। इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि 18 से 25 के दरमियान जो वोटर है, उसको सिस्टम से आप हज़फ करना चाह रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। ज़फ़र साहब, अवाम बहुत परेशान है। खित्ते के अंदर जो सूरत हाल हुई, जिसके नतीजे में तवानाई की कीमतें आसमान तक जा पहुँची, पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोलियम लेवी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी। लेकिन अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि जो आइंदा माली साल के बजट तैयार हो रहा है, उसके अंदर पेट्रोलियम लेवी की मज़ीद जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका टारगेट है, उसको 1727 अरब तक ले जाने की बात हो रही है।
तो आप समझते हैं कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में ये जो एक तो डोमेस्टिक सिचुएशन है, उसके बाद इंटरनेशनल सिचुएशन है, इसके पेश नज़र कोई ऐसा बजट के अंदर इकदाम किया जा रहा है जिसके नतीजे में तवानाई की कीमतें कुछ कम हो सकें और महंगाई से आवाम को बचाया जा सके? कुछ ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर हैं? जी, तजावीज़ के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का ये हुक्म भी मौजूद है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को हर हाल में कम किया जाए, ताकि उसी से ही आपको पता है बिजली की कीमतें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ज़रा क्रूड ऑयल सारा उसी से ज़रा ईंधन चलता है, आता है तो आपके जो बिजली घर है वो चलते हैं। उसी से ही आपकी ट्रांसपोर्ट जुड़ी हुई है, उसी से आपकी अशिया खुर्द-नोश है। जो ज़रा पार्टी के सरबराह हैं मियाँ साहब के तो इंस्ट्रक्शंस हैं और मैं समझता हूँ हमें करना भी पड़ेगा। जी। अगर हुकूमत में किसी वज़ीर की ये सोच है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर आप अवाम में जा सकते हैं, मैं समझता हूँ कि हरगिज़ ऐसा नहीं है। अवाम में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो कहते हैं ज़बान खल्क़ को नकारे खुदा समझो। जी। हमें अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ गौर करना होगा। एफबीआर के जो ज़रख़ेज़ दिमाग है वो सर जोड़कर बैठें। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि जो टारगेट है वो लेवी से पूरा करना है, तो मेरे ख़्याल से ऑलरेडी लेवी उस जगह पर जा चुकी है, जिससे अब उसने नीचे ही आना है। मज़ीद ऊपर जाना मेरे ख़्याल से ठीक। ना हुकूमत के और ना मुस्लिम लीग नून के मफाद में होगा। बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफ़ साहब, तर्जुमान पाक फ़ौज ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर बहुत सख्त एक रद्द-ए-अमल दिया है और जिसमें कहा गया है कि एटमी मुल्क को जोग्राफी से मिटाने की धमकी ज़हनी दिवालियापन की अक्कास है। पाकिस्तान ने मार्का हक के दौरान जिस तरीके से भारत को जवाब दिया, पूरी दुनिया उसकी मुतरिफ है। लेकिन दोबारा भारतीय आर्मी चीफ के ऐसे बयानात सामने आना क्या इस बात की निशानदही कर रहा है कि भारत दोबारा कुछ ऐसे नापाक अज़ाइम रखता है, पाक सरजमीन की तरफ वो को दोबारा मैली आंख से देख रहा है, दोबारा हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ भट्टी साहब ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है हमसे कई गुना बड़ी और वहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर अंबानीज़ हैं, बिरला हैं, टाटा हैं, इवन के स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर हैं। तो वहाँ से बड़ी रिज़नमेंट है भारत में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान पर, भारतीय जनता पार्टी पर उसको जो शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा नरेंद्र मोदी को और भारतीय बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके भी कई रहनुमाओं की तरफ से भी रिज़नमेंट आई है। बाकी तो कांग्रेस या मुसलमान या बाकी जो वहाँ पर अक़लियतें मौजूद हैं, वो तो क्या बात करेंगी। तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि भारत कोई नया एडवेंचर करेगा और अगर करेगा, तो पहले भी उसने मुँह की खाई है, अब भी वो देख लेगा। तो मेरा अगर ज़ाती जो तजुर्बा कहता है कि जो हिंदू बनिए की आदत होती है, गीदड़-भप्पियाँ लगाना, ये वो जी। गीदड़-भप्पियाँ हैं। इसके अलावा जो राफ़ेल्स के साथ कर दी है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान की जो है बहादुर एयर फ़ोर्स ने, भारत तो अपनी नींद में भी तवक्को नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के साथ दोबारा छेड़छाड़ करे। जी। बिल्कुल ठीक। भारत नींद में भी तवक्को नहीं कर सकता कि पाकिस्तान से छेड़छाड़ करे। छेड़छाड़ करेगा तो फिर उसको ऐसा जवाब मिलेगा जो भारत ने शायद कभी दोबारा ना सोचा हो। और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, और उसके साथ एक ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत है और पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर हक़ रखता है। भारत इस बारे में किसी गलत फहमी का शिकार है मेरे ख्याल में। हमें ज्वाइन किया था वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं कि पाकिस्तान अपनी सफारतकारी और अपनी सालसी के ज़रिए से ईरान और अमेरिका के मबैन मुस्तकिल जंग बंदी करवा सके, और इस सिलसिले के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब तेहरान पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपने ईरानी मनसब से मुलाकात की, ईरान के स्पीकर से भी मुलाकात की। और इसी दौरान ही आलमी मीडिया में ये खबरें आना भी शुरू हो गई कि अमेरिका और इसराइल दोबारा प्लान कर रहे हैं कि ईरान पर हमले शुरू किए जाएँ। अमरीकी सदर की धमकी अमेज़ बयानात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये मामला किस तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और मुमकिन तौर के ऊपर क्या इसके आउटकम आने वाले दिनों में सामने आ सकता है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियेकार हैदर नकवी साहब। नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने थ्रू आउट इसके ऊपर आपकी जो रीडिंग थी वो बड़ी डिफरेंट रही और अल्टीमेटली एक पीस की एक राह ज़रूर हमवार हुआ। लेकिन अब दोबारा ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जैसे दोबारा जंग छिड़ सकती है। क्या लगता है आपको, मोहसिन नकवी साहब का दौरा और उसके बाद जो अमेरिका से बयानात आ रहे हैं, आपको लगता है कि इसके दरमियान में कहीं ना कहीं हम जल्दी ही कोई मुस्तकिल जंग बंदी के लिए एग्रीमेंट करवाने में कामयाब हो जाएंगे, या इसराइल की जो कोशिशें हैं, नेतन्याहू की जो कोशिशें हैं कि जंग को दोबारा शुरू किया जाए, वो मामला उस तरफ जाएगा? क्या लगता है आपको? जी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखें, अगर आप इस सारे मामले को इवेंट्स वाइज
डॉट्स मिलाकर जानने की कोशिश करें तो फिर आपको लगेगा कि जो कुछ जंग के हवाले से, जैसे अभी आपने हवाला दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल दोबारा गेयर अप हो रहे हैं कि वो ईरान पे हमला कर सकें, तो आपको ये बातें समझ लें कि आर्टिफिशियल लगेंगी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं लगेगा। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। देखिए, अगर वाकई जंग हो रही होती या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला इन एनी केस करना होता, तो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का इंतहाई अहम तरीन ओहदेदार ईरानी सदर से मुलाकात नहीं कर रहा होता। ठीक, जाहिर है पाकिस्तान जितना मरकजी किरदार इसमें अदा कर रहा है सारी दुनिया को पता है, तो पाकिस्तान को तो फिर पता होगा ना कि इस जंग में आगे क्या टाइमलाइन सेट हुई हुई है या इस सीज फायर में आगे क्या टाइमलाइन है। यकीनन। अब थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं, अब्बास सराख्ची जो वजीर खारजा थे वो पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान से वो मॉस्को चले गए, वहां उनकी रूस के सदर से मुलाकात हुई और उसके बाद अब चाइना जो है वो भी पिक्चर में आ गया। इस हवाले से आपने व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट आया उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा था, क्योंकि चाइना की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट आया उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा था कि चाइना ने स्टेट ऑफ होर्मुज़ के लिए कहा है कि वो रास्ते खुले रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर, थोड़ी दाखिली सूरत हाल की भी आपका तजिया जरूर लेना चाहूंगा। 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर 28वीं आईनी तरमीम नून लीग की हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन जो इस मरतबा आईनी तरमीम के अंदर जिन पॉइंट्स की बात की जा रही है वो बड़े क्रिटिकल हैं, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नए सूबों को क्याम का मामला हो, NFC का मामला हो, वाटर्स की उबर बढ़ानी हो, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक इस आईनी 28वीं आईनी तरमीम पर काम हो चुका है और पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है आपकी असेसमेंट के मुताबिक? देखिए, पहले तो पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी NFC शेयर या नए सूबों के हवाले से वाकई किसी परेशानी का शिकार है? ठीक, क्या वाकई उसके ऊपर इस तरह का कोई दबाव है कि क्या NFC या नए सूबों के हवाले से पीपल्स पार्टी को पीछे हटना पड़ेगा? ठीक, इस हवाले से बात करते हैं। तो अब इसमें आपको जिस सोच के पढ़ने की जरूरत है ना, वो सोच उनकी है, उन ताकतवर हलकों की है जो डिसीजन मेकर्स हैं। वो डिसीजन मेकर्स इस स्टेज पे जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा केओस क्रिएट हो जाए पाकिस्तान के अंदर, ठीक, चाहे वो इंटेलेक्चुअल केओस हो, चाहे वो बयानिए के हवाले से हो, चाहे वो किसी और हवाले से हो, ठीक, कि जिससे चीजों को वापस संभालना मुश्किल हो जाए। अब फर्ज करते हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं तैयार होती सूबों के हवाले से, NFC के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी के पास फिर ऑप्शन क्या रह जाता है? पीपल्स पार्टी के पास फिर ऑप्शन रह जाता है कि हुकूमत छोड़ दे। ठीक, ये ऑप्शन रह जाएगा ना, अगर पीपल्स पार्टी नई बात मानती जी, और हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी छोड़ देती है, तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान उनको हो रहा है जो मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए पिछले 4 साल से रात दिन एक किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। क्या वो वापस जीरो पे जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक, हाँ, अब इसका रास्ता क्या निकलना है? इसका रास्ता ये निकलना है कि पाकिस्तान में जाती तौर पर बतौर तजिया कहा, पाकिस्तान में नए सूबे नहीं बनेंगे जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बन जाएंगे सूबों के अंदर। अच्छा नकवी साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से जो ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ बेहतरी लाई जाए, वसाइल की तकसीम बेहतर हो, वहाँ पे तमीर व तरक्की का बेहतर सिलसिला शुरू हो सके, तो इस तरीक़ेकार से उस हदफ को, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जा सकता है? देखिए, ऑब्जेक्टिव तो अभी भी हासिल किया जा सकता है। नियत होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए, काम करने की ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी विलिंगनेस होना चाहिए कि वाकई डिलीवर करके देना है। जहां डिलीवर करने वाले लोग बैठे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, जहां नहीं जो करना चाहते हैं आप उनके ऊपर मार्शल भी लगा दें तो उन्होंने डिलीवर नहीं करना। तो बात यह है कि विलिंगनेस की जो आप बात कर रहे हैं या काम में जो बेहतरी की बात है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बाद कम से कम ये होगा कि रडार जो है वो ज्यादा तेजी से काम करना शुरू हो जाएगा। अभी एक बड़े वास्ट यूनिट का रडार है, फिर वो लिमिटेड यूनिट्स पे डिफरेंट रडार्स होंगे जहाँ से कारकर्दगी बहुत ज्यादा जांची जा सकती है, पहचानी जा सकती है।
और उसके बाद एक उसकी बुनियाद पे फैसला किया जा सकता है कि किस किस रीजन में किस किस की कैसी कारकर्दगी रही। बिल्कुल तो इस तरह काम किया जा सकता है जी। बिल्कुल ठीक इस तरीके से चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। रेडार में सब चीज़ें आएंगी, देखना एक नया आइडिया और नया तरीक़ेकार उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में किस हद तक कामयाब होता है, इसके लिए शायद हमें इंतज़ार ही करना होगा। हैदर नकवी साहब हमारे साथ थे, आपका सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची के अंदर एक ज्वेलर की शॉप के ऊपर FIA की टीम ने रेड किया। वहाँ पर 178 किलोग्राम चांदी की मौजूदगी की इतला पर रेड किया गया। रिकवरी ना हो सकी, लेकिन वहाँ पर मौजूद ज्वेलर के शॉप के मालिक को FIA ने जिस तजलील का सामना उसके तजलील से उसके साथ पेश आई, उसको थप्पड़ मारे गए। उनके बेटे वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद ताजरों ने उस जगह को घेरे में ले लिया। अगरचे कि FIA के एहलकार वहाँ से बहिफाजत निकलने में कामयाब तो ज़रूर हुए, लेकिन कराची के अंदर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है कि किस तरीके के साथ FIA, जिसका राइट है कानूनी तरीक़ों के मुताबिक वो इंक्वायरी करे, तहकीकात करे, अगर कोई इन्वॉल्व है इलीगल एक्टिविटी में उसमें कार्रवाई करे, लेकिन जो तरीक़ाकार FIA ने अडॉप्ट किया वो दुरुस्त नहीं था, जिसके नतीजे में DG FIA ने इस मामले का नोटिस लिया। इस सारे मामले के लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, ताजर बरादरी का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है और इस मामले को आगे कैसे इसको हल होना है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अफजल साहब, नुमाइंदा GTV न्यूज़ कराची हैं। अहमद अफजल, आप खुद इसकी स्पॉट पर मौजूद थे, आपने फर्स्ट हैंड सारी मालूमात भी हासिल की, आपने सारे मामले को ऑब्जर्व किया। अब तक की जो तहकीकात हैं उसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है? क्या FIA 178 किलोग्राम चांदी अब तक बरामद कर सकी है या नहीं? और उसके बाद हम आपसे जानेंगे जो नोटिस हुआ, जिस तरह का उनका रवैया था, उसकी क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है? पहले जरा बताइए जो इल्जामात थे उसकी रोशनी में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल सुहेल साहब, वाकया कुछ ऐसे है कि मैं वहीं सदर FIA में मौजूद था और मुझे इत्तला मिली कि कराची सदर सर्राफा मार्केट में एक ज्वेलर है इमरान के नाम से, बहुत मशहूर है और बड़ा काम करता है। उसके ऊपर FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची की टीम ने जो है गैर कानूनी और स्मगल्ड शुदा चांदी की बरामदगी और मौजूदगी के हवाले से कोई इत्तला थी, कहते हैं कि हमें कोई मुखबिर की इत्तला थी, उस हवाले से इस टीम ने वहां पे रेड किया, छापा मारा। जब मुझे पता चला तो मैं फौरी तौर पे उस जगह पे पहुंचा हूँ, मैं खुद वहां मौजूद रहा हूँ और जहाँ पे ये वाकया अंदर दुकान के वहां भी मौजूद हूँ और सारी सूरत और सारी चीजें मेरे सामने हुई है। 178 किलो चांदी की ये बात करते हैं, 178 किलो चांदी तो बहुत दूर की बात है। इनको वहां से 1 किलो भी गैर कानूनी स्मगल्ड शुदा चांदी नहीं मिल सकी है। और उसके हवाले से बात यह है कि इन्होंने दूसरी जो मतलब लोगों को जिस पर बहुत ज्यादा तशवीश और उन्होंने अपनी कंसर्न शो की है ताजरों ने, इन्होंने अंदर घुसते ही ना बात की, ना किसी किस्म की कोई उनसे तफसीलात मांगी। जैसा कि वीडियो में भी नजर आ रहा है, ताजिरों ने किसी किस्म की वीडियो के मुताबिक ना इनसे कोई ज्यादती की है, ना इन पे किसी किस्म का कोई प्रेशर दिया है, ना इनसे कोई बदतमीजी की है और ना ही किसी किस्म की जो है वो जो वो कहते हैं कि ना बदतमीजी की गई, ना ताजिरों ने कोई इन पे प्रेशर दिया है किसी किस्म का, ना इनको इनके काम से रोका है, ना इनको तलाशी लेने से रोका है, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं की। और उन्होंने जाते ही जो है वो थप्पड़ों की बारिश कर दी। तो अभी तक किसी को सस्पेंड नहीं किया, कोई एक्शन शुरू नहीं हुआ ऐसे मुलाजमीन अफसरान के खिलाफ? नहीं, मैं आपको इसकी तफसील थोड़ी सी बताता हूँ। जब ये वीडियो मंजर आम पे आई तो डायरेक्टर FIA जोन कराची जो है मुंतजिर मेहदी, उन्होंने वीडियो का नोटिस लेते हुए सब इंस्पेक्टर SHO एंटी करप्शन सर्कल मोहम्मद इकबाल, जो कि वीडियो में नजर आ रहा है वो कपड़ों की बरसात करते हुए, उसको मुअत्तल किया है। सिर्फ उसको मुअत्तल किया है। उसके अलावा जो पूरी रेडिंग टीम थी जो वहां पे मौजूद थी, उनको आज सुबह 10 बजे जोनल ऑफिस कराची FIA में, जो कि मुंतजिर मेहदी साहब का दफ्तर है, वहां पे डिप्टी डायरेक्टर क्राइम है सरफराज अली साहब, उनके दफ्तर में पूरी टीम को बयानात के लिए बुलवाया था, क्योंकि उस्मान अनवर साहब ने इस चीज के अहकाम जारी किए कि मुझे पीर की सुबह तक इस तमाम वाक़े की जामे रिपोर्ट पेश की जाए। इस हवाले से ताजिरों का कहना यह है कि हम पे ये मतलब ये जो सूरत हाल है या जो ये इक़दाम है ये इंतहाई तशवीशनाक है। बिल्कुल ठीक किया जाता है बिल्कुल ठीक FIA के नाम से और ये बिल्कुल ठीक अहमद अफजल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से कहा कि हम इसको फॉलोअप किए। लेकिन अब DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। जो FIA को तब्दील करना चाहते हैं वो इस मामले को किस तरीके से निपटाते हैं। जो लोग जिन्होंने इस मामले के अंदर कानून को अपने हाथ में लिया,
लोगों को हरास किया, उनके खिलाफ कितना सख्त एक्शन लेते हैं। और यही वो पॉइंट हो सकता है जहाँ से FIA के अंदर एक बड़ी तब्दीली और एक बड़े जामे इस्लाहात का आगाज़ हो सकता है। देखने कि DGFA इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं, इसको हम फॉलोअप करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं, उनके कारोबार मुतासर होने के खदशे, जिसके नतीजे में तरसीलात ज़र भी मुतासर हो सकती हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हैं, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे कि अमेरिका ईरान जंग के नतीजे में खलीजी ममालिक के अंदर भी मौशी लिहाज से बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो एक अफरादी कुव्वत की शक्ल में वहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान को ख़तीर ज़र मुबादला खलीजी के ममालिक से मिलता है। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना पाकिस्तान 38 अरब डॉलर तरसीलात ज़र की मद में वसूल करता है, जिसमें 50 से 60% तरसीलात ज़र खलीजी ममालिक से आती हैं, जिसके अंदर 2 मुल्कों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उसके बाद दीगर ममालिक का हिस्सा इसमें शामिल होता है। लेकिन इस जंग के नतीजे में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान को तरसीलात ज़र की मद में 2 से 4 अरब डॉलर कमी का सामना करना पड़ सकता है। क्रिटिकल सिचुएशन से हम पहले ही गुजर रहे हैं। एक जानिब तरसीलात ज़र में कमी का खदशा है, तो दूसरी जानिब इसी क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने और कमाने के कुछ वसी मौक़े भी मौजूद हैं। हम अपने इस शॉर्टफॉल को कैसा पूरा कर सकते हैं, इसके हमारी मौशियत के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए कौन सी ऐसी विंडोज़ हमारे लिए क्रिएट हुई हैं जिससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन शाह साहब, साबिक मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, खलीज में कशीदगी जारी है, अगरचे के वक्ती तौर के ऊपर जंग बंदी हुई है। मुस्तकिल जंग बंदी का रास्ता अभी तक हमवार नहीं हो पा रहा, अगरचे कि पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, लेकिन एक आलमी अंदाज़ों के मुताबिक महदूद पैमाने की जंग भी पाकिस्तान के लिए तरसीलात ज़र को मुतासर करने का बायस बनेगी। तो इस सूरत हाल के अंदर हमें 2 से 4 अरब डॉलर कमी का सामना करना पड़ सकता है। हम इससे कैसे बच सकते हैं, कितना पोटेंशियल मौजूद है स्टिल पाकिस्तान के लिए सिचुएशन के अंदर कि अपने आप को बहुत टाइमली पाकिस्तान रेस्क्यू करे? जी, बड़ी अहम बात की है आपने जी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में अगर सब कंट्रीज को देखें, यूरोप को देखें, मिडल ईस्ट को देखें, इवन अमेरिका भी, हर कंट्री इस मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट से एडवर्सली इफेक्ट हो रही है जी। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपके पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जो एक तरफ एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। अच्छा, हाँ जी। उसमें एक अपॉर्चुनिटी तो मैं ये कहता हूँ कि बिजनेसेस से रिलेटेड है कि आपके बहुत सारा बेसिकली जो शिपमेंट थी आपकी जितनी कार्गोज और वो आपको इस वक्त दुबई से वो जबल एयरपोर्ट के अपना पोर्ट के बंद होने से उसकी वजह से वहाँ से बहुत सारा बिजनेस इधर डाइवर्ट हो रहा है पाकिस्तान में। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो हम अगर अपनी पोर्ट्स की फ़िज़िकल कैपेसिटी, सॉफ्ट कैपेसिटी और लेबर फोर्स और ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक उस साइड पे अपॉर्चुनिटी है। वो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट बहुत सारी कंट्रीज यहाँ से आएंगी, लेकिन अभी तक वो नहीं है। बिसाइड दिस मैं अभी जो दूसरी बात करने लगा हूँ, आप जिस तरह ऑलरेडी आपने हाईलाइट किया है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अराउंड 52% ऑफ टोटल डायस्पोरा जो है वो मिडल ईस्ट से है, और जिसमें 18 से 20 लाख जो हैं वो पाकिस्तानी आपके यूएई में बैठे हैं और वहाँ से आ रहे हैं। ये हमें ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तानियों के जो वहाँ पर पाकिस्तानी जो वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, कितनी बिलियन डॉलर्स उनके वहाँ पर यूएई के फिनेंशियल सिस्टम में मौजूद हैं, और आपकी इतलात के मुताबिक यूएई के हालात ठीक नहीं है, तो ये लोग यूएई से किन मुल्कों का रुख कर रहे हैं, अपने कैपिटल को किस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये जी, थैंक यू। इसमें देखें वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने तो प्रॉपर्टी ली, जिस तरह मैंने गुजारिश की इतने फिगर में। उसके अलावा रियल एस्टेट के अलावा बिजनेस में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट। एक और इन्वेस्टमेंट है पार्किंग प्लेस। अच्छा, वो बहुत सारे बैंक के अंदर पाकिस्तानियों ने पैसा पार्क किया हुआ है। कितना रकम है अंदाजे के मुताबिक? टोटल आप ये कहें ना तो मैं लोएस्ट फिगर आपको दे रहा हूँ कि 15 से 20 बिलियन डॉलर टोटल मिला के। अच्छा, ये आपके पास फिगर बनता है। 15 से 20 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने वहाँ पे उनके बैंकिंग सिस्टम में रखे हुए हैं। टोटल ओवरऑल जी बिजनेस में
आपके वहाँ पे पार्कड है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में है, चाहे वो आपके बैंकिंग सिस्टम के अंदर है। तो इस लिहाज से ये अमाउंट अगर आप देखें तो ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अमाउंट कहाँ जाने का इम्कान, ये कोशिश हो रही है जी? इस वक्त ये जा रही है आपकी मलेशिया जा रही है, हांगकांग जा रही है, थाईलैंड जा रही है, आपकी वियतनाम जा रही है, तुर्की जा रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी अच्छी वहाँ पे ऐसी ग्रीन पास्चर्स हैं। तो डॉक्टर साहब इस टाइम को हम कैसे टाइमली एक्टिव होते हुए इस अमाउंट को, इन फंड्स को हम पाकिस्तान कैसे ला सकते हैं, हमें क्या करना होगा? ये जी बड़ी अहम बात आपने की है। अब इसके लिए हमें बेसिकली ना एक मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल जो डैमेज कंट्रोल के लिए 5 पॉइंट स्ट्रेटजी मैंने तैयार की है। उसमें इंशाल्लाह ये फिर मैं आगे भी शेयर करूँगा, आपकी तवज्जुह से भी इसको कर रहे हैं। देखिए, नंबर 1 आपको जो काम करना है बेसिकली आप अपने पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक इनक्लेव सिस्टम दें। अच्छा। आप कंजीनियल कैपिटल इनक्लेव दें जिसमें आपने स्पेशल इंसेंटिव देने हैं ताकि वहाँ पे जो लोग बैठे दूसरी कंट्रीज़ को अपने लिए एक डेस्टिनेशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से अगर आप 50% भी कैपिटलाइज कर लें कि आपके 15-20 में से आपके आधे भी आ गए, तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वो आपने वहाँ पे इस तरह का एक सिस्टम देना है, गवर्नेंस के लिहाज से फ्रेमवर्क देना है ताकि वो पैसा इधर आ जाए। बिसाइड दिस आप ये करें कि आपके जहाँ पे जो लेबर और बहुत सारे हाई टेक लोग फारिग हो रहे हैं, तो वो G2G दूसरी कंट्रीज़ के साथ आप एग्रीमेंट्स करें। अच्छा। और उन एग्रीमेंट्स के साथ यह है कि अब वो स्टेट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे वो चीज़ें आपने लेके चलनी है ताकि द मोमेंट दे आर लैंडिंग पाकिस्तान में और यहाँ से उनका पहले ही आपका आगे एक्सपोर्ट का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो। और फिर इसके अलावा आप ये करें कि आप अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्योंकि बहुत सारे आपके वहाँ से लोग जो आ रहे हैं बेसिकली वो लेबर और कंस्ट्रक्शन लेबर से हैं, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग हैं। अब अनस्किल्ड लोगों के लिए आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए स्पेशल पैकेज देना है, अदरवाइज ये आपके लिए ना 2 एज सोर्ड है, वो डबल एज सोर्ड। इस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ से अगर आपके लाखों के हिसाब से लेबर वापस आ रही है तो आपके लिए वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आपका एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है नहीं है, बिजनेसेस क्राउड आउट हो चुके हैं, तो आपके लिए लाजिम है कि आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं। तो इसका डबल बेनिफिट होगा कि आपकी वो लेबर भी असदार हो जाएगी और एट द सेम टाइम बहुत सारा जो इन्वेस्टर बाहर बैठा हुआ है उधर से उसमें माइग्रेट करना है दूसरी कंट्रीज में, तो आप क्यों नहीं उनको कैच करते? बिल्कुल ठीक। फिर इसके अलावा आप ये करें कि रेमिटेंसेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है जी, अब उसको निकालने के लिए आप कुछ ऐसे इंसेंटिव जैसा फ्रेमवर्क दें जो पॉसिबल है, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों। बिल्कुल ठीक। एक बड़ी जो क्राइसिस है, क्राइसिस में जहाँ पे तरसीलात कम होने का खदशा है, न सिर्फ उससे बचा जा सकता है बल्कि इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हुए हम जहाँ पे तरसीलात ज़र 2 से 4 अरब डॉलर अगर कम होती है तो उसके मुकाबले में हम 15 से 20 अरब डॉलर कि जो एक खतीर एक इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, ये फंड्स की शक्ल में पाकिस्तान ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, वहाँ पे एतमाद देने की ज़रूरत है और एक शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर लोगों को कन्वे करने की ज़रूरत है कि इससे पहले कि किसी दूसरी डेस्टिनेशन का वो रुख करें, उनको पाकिस्तान अट्रैक्ट करने की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।